फाइनली हेलो एवरीवन, दिस इज द डे 1 ऑफ व्लॉगिंग जिसके अंदर मैं बताऊंगी आपको कि मेरा फर्स्ट डे का जो लाइव का कोर्स था एमएस एक्सेल का वो कैसा गया। मतलब उसके बारे में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, हम लोगों ने कितना इंटरेक्ट किया, मैंने उसके बाद कैसे रिकॉर्डिंग की, मैंने फिर उसे अपलोड कर दिया है, अब आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। ऑल दो मैं व्लॉगिंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ, बट ट्राई करने में क्या जाता है, एक्सपेरिमेंट्स तो होने चाहिए ना। कल की क्लास की अगर मैं बात करूं तो कल की क्लास काफ़ी अच्छी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें अटेंड किया है, वो अपने अपने सजेशंस दिए कि मैम ऐसे होना चाहिए, मैम वैसे होना चाहिए। एंड मैंने उन्हीं सभी सजेशंस को मानने का सोच भी लिया है कि हाँ ये सजेशंस उनकी ठीक है, हमें मान लेनी चाहिए। तो वो सजेशंस भी हम मानेंगे। साथ ही साथ में जो कल का जो सेशन है ना, मैं चाहती थी आप सब लोग भी देखो ताकि आपको पता लगे कितना इंटरेक्टिव है। तो आने वाला जो आगे का वीडियो है वो वही क्लास है। साथ ही साथ में आप जाकर ऐप पे देख सकते हो, वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। तो वहाँ पे भी आप की जो क्लासेस है ना वो अपलोड कर दी गई हैं। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ही अपलोड की है, देखो मैंने अपलोड कर दी है। और जो भी प्रैक्टिस शीट होगी, प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल हो जाती है, जो भी हम काम करते हैं ना वो वाली। तो चलिए अब हम लोग वापस से अपने लाइव सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट डे फिर से मैं ऐसी व्लॉगिंग करके आपको बताऊंगी कि हमारे लाइव सेशन में गया क्या। बट लाइव सेशन था बहुत अच्छा, बहुत हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीखा, सारी चीज़ों को समझा, नेक्स्ट क्लास के लिए भी प्रेप किया कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे। अब हम जल्दी से शाम को क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, चलिए इसे शुरू करते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर शर्मा। गुड इवनिंग मैम। सर अभी शुरू करेंगे, जस्ट 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी सब लोग स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है मैडम। हाँ जी, आप म्यूट कर लीजिए, काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ जी आप अनम्यूट तभी कीजिए जब आपको कोई डाउट होता है, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, जी लेकिन इसको म्यूट करेंगे कैसे? देखिए वहाँ एक स्पीकर का ऑप्शन आएगा जहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं। हो गया। लेकिन तुम्हें पढ़ोगे? बस 1 मिनट और वेट करेंगे फिर शुरू करते हैं। आप लोग चाहें तो अपना अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। Hello ma'am, my name is Shrikant Mishra. हाँ जी, Hello ma'am, my name is Shrikant Mishra from Aligarh. I am a work in a hospital as a computer operator. ओके 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 ओके। द नेक्स्ट वन। Okay, just hold on for 1 minute and then we will start. अब मैडम को मजा ले लेता Ma'am, this is first class. हूँ। सॉरी सर, क्या कह रहे हैं यस। आप? Ma'am, ये फर्स्ट क्लास है। हाँ जी, ये फर्स्ट क्लास है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पहले ही अनाउंसमेंट ज़रूर थी कि 14 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज से ही आपकी फर्स्ट क्लास शुरू होगी। मैम पीडीएफ नोट्स मिलेंगे? जी सर, जो भी हम लोग यहाँ पे फाइल अभी यूज़ करेंगे ना, कोई फॉर्मूला लिखेंगे या फिर कुछ भी काम करेंगे, कोई थ्योरी लिखेंगे, जो पेन से मैं कुछ भी लिखूंगी, वेदर वो आपके काम का है, मतलब उस टाइम पे, बिकॉज पढ़ाने के टाइम पे हम बहुत कुछ लिखते हैं, तो अगर वो आपके काम का है तो भी आप देख सकते हैं, वरना बाद में जब आप फाइल देखते हैं ना तो आपको वो रिकॉल हो जाता है जो लिखा हुआ होता है। तो वो फाइल आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। जैसे ही हमारा सेशन एंड हुआ करेगा ना, तब आपको फाइल मिल जाएगी। द अदर थिंग इज दैट कि
जो भी हम सेशन अभी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा सेशन आपको अगले दिन हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जहाँ से आपने एनरोल किया है। वहाँ पे जाके जब आप चेक करेंगे ना कि आपको मान लीजिए लास्ट क्लास देखनी है, आज किसी रीजन की वजह से आप लाइव क्लास नहीं देख पाए हैं, तो आप वहाँ से जाके रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। ओके, थैंक ठीक यू है, मैम। हाँ जी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ, मेरा नाम तनु सिंघल है और मैं आपकी ट्यूटर हूँ, जो आपको MS एक्सेल, MS ऑफिस सूट का जो एक सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल, वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, MS एक्सेल की अगर हम बात करें तो MS एक्सेल, MS क्या है उसमें, MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर बनाए MS ऑफिस सूट, जिसके अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, आउटलुक है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। उनमें से एक सॉफ्टवेयर आता है आपका एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट के, आप म्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर की बात की जाए तो कौन है उनके ऑनर, कोई बता सकता है माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर? बिल गेट्स। हाँ जी, बिल गेट्स हैं, जिन्होंने जिनकी कंपनी के थ्रू ये हमें सॉफ्टवेयर मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। आप बताइएगा स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? देखिए, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? होपफुली आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सर। सॉरी। हाँ जी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सर्च ऑप्शन में जाकर आप अपने एक्सेल को सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है, आप एक्सेल सर्च कीजिए, वो ओपन हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक पहले ही एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मैं जो यहाँ एक्सेल यूज़ कर रही हूँ, वो वर्जन 2021 है। देखो ऊपर आपको दिख भी रहा है, ऑफिस 2021 लिख के आ रहा है। ठीक है, लेट मी जस्ट ऐड हिम इन द मीटिंग। कोई बात नहीं। तो आपको जैसा दिख रहा था कि हम लोगों ने एक्सेल 2021 को किया है। आपका कोई दूसरा वर्जन भी हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम जो भी काम सीखेंगे वो आपके वाले में भी हो पाएगा। कुछ चीज़ें जो नहीं हो पाएंगी, हम उसके लिए कुछ और तरीका निकाल लेंगे। अब सबसे पहले देखिए, आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। देखिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स हैं, इसलिए नीचे फाइल्स दिख रही हैं, लेकिन आपके पास नहीं होंगी तो ये वाला जो पोर्शन है नीचे, रिसेंट के नीचे जो है, ये आपको खाली नजर आएगा। आप यहाँ ब्लैंक वर्कबुक से शुरू कीजिए, मतलब खाली एक पेज से शुरू कीजिए, जहाँ पे हमने काम करना है। ठीक है, आवाज कम करने ऐसे कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप एक्सेल को खोलोगे, आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब आपने देखा होगा बहुत बार हमें थोड़ा ब्लैक कलर का इंटरफेस भी दिखता है, तो वो कहाँ से आता है? जैसे ये यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, फाइल में जाएंगे, यहाँ नीचे ऑप्शंस में जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, समबडी इज देयर। हाँ जी, देखिए, यहाँ अकाउंट में जाना है, फाइल में जाकर आप अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे देखो स्प्रिंग वाला ऑफिस बैकग्राउंड क्या चाहिए, देखो ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ देखो स्प्रिंग जैसा आया। मुझे सर्कल एंड स्ट्राइप्स चाहिए तो ऐसा आएगा, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ से इसको ब्लैक कर सकते हो, तो आपका जो ये थीम है वो ब्लैक हो जाएगी। अब आपको ब्लैक कलर का दिखेगा। तो आपको ये वाला बेटर लग रहा है या वो वाला बेटर लग रहा है? मैं उसी में कंटिन्यू करती हूँ, आप बताइए मुझे। यही सही, ठीक यही सही है मैडम। ब्लैक वाला, दिस इज गुड मैम। वाइट वाइट वाला गुड मैम। व्हाइट, ओके, मैं व्हाइट कर लेती हूँ उसे। हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, नीचे अकाउंट में जाएंगे एंड यहाँ पे जाके इसे व्हाइट कर लेंगे ऑफिस थीम में। और मैडम ब्लैक में क्लियर दिख रहा है, उसमें व्हाइट में दिख नहीं रहा। ब्लैक में क्लियर दिख रहा है, ब्लैक कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ब्लैक कर लेते हैं। ओके, देखो मैंने ब्लैक कर लिया। अब चलिए, सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो आपको इंटरफेस पढ़ाने वाली हूँ।
कि इंटरफेस क्या है। इंटरफेस मतलब जो जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, अब एक्सेल एक बड़ा सारा सॉफ्टवेयर है, जब भी आप इसे खोलते हैं तो आपको कितने सारे ऑप्शंस नजर आते हैं, कितनी सारी चीजें नजर आती हैं, तो उनका क्या क्या काम है और वो हम कैसे यूज करने वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी जैसे कि आप पहली बार एक्सेल पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिए आप अपने एक्सेल पे जाएंगे और सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर बुक 1 एक्सेल दिख रहा है, राइट। एक काम करते हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो ये मैंने यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लिया मेरी स्क्रीन का, ठीक है। उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट को यहाँ पे एज अ पिक्चर ले लेती हूँ। ये सब मैं कैसे कर रही हूँ ये आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। मैं आपको हर एक जो ऑप्शन है उसको पूरा पूरा एक्सप्लोर कराऊंगी। अभी के लिए हम लोग ये डायरेक्टली ले लेते हैं पिक्चर को, स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए था ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करवा सकूं। तो मैंने ये लिया एंड ये यहाँ पे आया एंड इंसर्ट किया, तो देखिए ये आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हुए चलते हैं इसके बारे में। देखें सबसे अंकल मेरा ऊपर फोन नाम तो नहीं जो उसको फोन कर दूसरे ना, डिस्टर्ब मत करें क्लास आउट। अरे अरे कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्या हुआ है भाई? सब म्यूट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बुक 1 एक्सेल। इस बुक 1 का मतलब क्या है? इस बुक 1 का मतलब है कि आपने अपनी फाइल का नाम इसने डिफॉल्ट ले लिया बुक 1। आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं, कुछ और हम क्यों रखते हैं, क्या रखते हैं, वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है बुक 1, ये इसका मतलब है कि आपका जो फाइल का नेम है वो बुक 1 है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये इस तरीके से एरोज दिख रहे हैं, कुछ ये शेप का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑटो सेव दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे कि मान लीजिए कोई काम है, आपको बहुत बार बार करना पड़ता है। अब मैं आपको कहूं कि पहले इस ऑप्शन में जाओ, फिर इस ऑप्शन में जाओ, फिर उस ऑप्शन में जाओ, फिर जाके वो आपको करने का मिलेगा। अब सोच के देखो, एक काम जो बार बार करना है उसके लिए 3 ऑप्शन खोलने पड़ेंगे, तो कितनी दिक्कत आएगी, कितना बार बार ऐसा इरिटेट होगा इंसान कि अरे बार बार जाके ये काम करना पड़ता है। तो ऐसे सिनेरियो में हम उस ऑप्शन को क्या करते हैं, अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पे उसे ऐड कर लो। अब जैसे अंडू और रीडू है, वो हमें बार बार, हो सकता है आपने कोई नंबर लिखा लेकिन गलत लिख दिया, तो उसको डिलीट करने की बजाय अंडू कर दिया तो वो चला जाएगा। रीडू, अच्छा आपने तो ज्यादा अंडू कर दिया है, ज्यादा मिटा दिया है, तो रीडू कर दो। तो इस तरीके की जो ऑप्शंस है हम अपने ऑटो सेव में, सॉरी हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में रखते हैं, ताकि हम उन्हें जल्दी जल्दी यूज कर सके, हमारे काम को थोड़ा इजी बना सके। उसके बाद आपको देखो यहाँ से देखो मिनिमाइज मैक्सिमाइज का मिल जाता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्रॉस करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको बंद करना है तो ये क्रॉस कर लो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है तो ये ऑप्शंस का यूज कर लो। ये टीएस जो दिख रहा है वो आपने अपनी जो प्रोफाइल लॉगिन की हुई होगी, जो भी प्रोफाइल आपने बनाई हुई होगी ना इसमें, उसमें जैसे मेरा नाम तनु सिंगल है तो यहाँ पे टीएस दिख रहा है, तनु सिंगल। ओके, उसके बाद देखिए आपके पास ये ऑप्शन आते हैं। देखो इसके अंदर जो ये बॉक्स बना हुआ है ना, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये पूरा बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिबन। रिबन के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा ये फाइल, ये होम, ये ड्रॉ, ये इंसर्ट, ये पेज लेआउट, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके पास होते हैं टैब्स। इनको बोलते हैं हम लोग टैब्स। किसको बोलते हैं? होम को, इंसर्ट को, पेज लेआउट को, इन सबको क्या बोलते हैं? टैब्स बोलते हैं। और अगर मैं कहूं कोई टैब खुला हुआ है, अब सोच के देखो, होम के नीचे एक लाइन आ रही है, इसका मतलब होम खुला हुआ है। देखो बाकी सबके नीचे लाइन है क्या? बाकी सबके नीचे तो लाइन नहीं है, लेकिन होम के नीचे लाइन है, तो इसका मतलब होम जो है वो हमारा एक्टिव टैब है। दैट मीन्स होम जो खुला हुआ है, तो जो टैब खुला हुआ होता है, अभी यहाँ होम खुला हुआ है, तो होम टैब के साथ साथ क्या कहलाएगा? एक्टिव टैब। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव टैब है, कि ये वाला टैब खुला हुआ है। आप दूसरे देखो, यहाँ ऊपर की तरफ देखो, होम खुला हुआ है तो होम के नीचे आया, मैंने ड्रॉ खोला तो ड्रॉ के नीचे लाइन आई। इससे आपको पता लग जाएगा कौन सा टैब खुला हुआ है। और अभी के लिए एक्टिव टैब कौन सा है? जल्दी से मुझे आंसर कीजिए, देख के बताइए। अभी के लिए जो एक्टिव टैब है वो कौन सा है? होम टैब। नहीं, ड्रॉ टैब। देखो ड्रॉ के नीचे लाइन है,
आपको ड्रॉ के नीचे लाइन नजर आ रही है ना सर? देखो आप एक बात बताओ, अभी देखो अभी कौन सा वाला टैब एक्टिव है? yes, yes मैम। फॉर्मूलाज। अभी मैं कहूँ कि ये डेवलपर टैब के नीचे लाइन आ रही है तो डेवलपर टैब एक्टिव है। डेवलपर टैब के अंदर के ऑप्शंस दिखेंगे आपको। राइट मैम। ठीक है, तो अभी हम होम टैब से शुरू करेंगे सारी चीजें, बिकॉज जितने भी बेसिक चीजें हैं वो आपके होम टैब में आती हैं। लेट मी जस्ट एडमिट सम। ओके, तो अभी जितने भी लोग आए हैं उनके लिए मैं एक बार के लिए और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखिए हम लोग इंटरफेस सीख रहे हैं, और इंटरफेस के अंदर हमने सीखा कि ये हमारी फाइल नेम होती है जो बुक 1 दिख रहा है। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होता है जो कि जल्दी जल्दी काम अगर कुछ करना है तो उसके लिए यूज आता है। ये जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, फाइल, होम, रो, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये आपके, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये जितने भी आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, होम, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, ये सब आपके टैब्स होते हैं। जो टैब खुला हुआ होता है, कौन सा खुला होता है? जिसके नीचे ग्रीन कलर की लाइन आती है, तो जो टैब खुला होता है उसको हम एक्टिव टैब बोलते हैं। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं। और ऑप्शंस का क्या मतलब है? देखिए, हर एक टैब को खोलने के बाद ये आपको नीचे उसके ऑप्शंस दिखेंगे। देखो जैसे मैंने होम टैब खोला तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड आया, फॉन्ट आया, कैमरा आया, अलाइनमेंट आया, नंबर आया, स्टाइल्स आया। अब मैं इंसर्ट खोलूंगी तो यहाँ टेबल्स आ रहा है, चार्ट्स आ रहा है, स्पार्क लाइन्स आ रहा है, फिल्टर आ रहा है। मैं पेज लेआउट खोलूंगी तो अलग आ रहे हैं। तो दैट मीन्स जो जितने भी ये है ना, जैसे मान लो आपके पास यहाँ क्या दिखा, क्लिपबोर्ड दिखा, होम पे जाओ, देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये क्लिपबोर्ड दिख रहा है, ये फॉन्ट दिख रहा है, ये अलाइनमेंट दिख रहा है। कैमरा में भी आपके में नहीं हो सकता, मैंने एक्स्ट्रा कमांड ऐड की हुई है, आपको ऐड करना सिखा दूंगी मैं। नंबर है, स्टाइल्स है, सेल है, ये सब क्या है? इनको बोलते हैं ग्रुप, कि ये ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर ऑप्शंस है। अब मान लो जो फॉन्ट है, फॉन्ट आपका एक ग्रुप है, तो फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी, कि फॉन्ट का कलर क्या होगा, फॉन्ट जो आप सेल लोगे, मतलब कुछ भी लोगे तो उसमें क्या कलर फिल करेंगे, फॉन्ट का साइज क्या होगा, कि देखो ये 11 रहेगा, फॉन्ट किस तरीके से लिखा जाएगा, फॉन्ट तो कैलिब्री है, उसको बोल्ड करना है क्या, इटैलिक करना है क्या, अंडरलाइन लगाना है क्या, ये सब क्या होती है ये मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन फॉन्ट को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, तो वो फॉन्ट ग्रुप में है। अब मान लीजिए अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्ड को आपको बिल्कुल लेफ्ट में दिखाना है क्या, बिल्कुल राइट में दिखाना है क्या, मिडिल में दिखाना है क्या। तो ये देखो इससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे स्टाइल्स, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। स्टाइल में भी आप पढ़ेंगे कि किस किस तरीके की आपकी टेबल बन सकती है, किस किस तरीके से आप उनको और सुंदर बना सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक ग्रुप में उसी ग्रुप से रिलेटेड के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, देखें ये ABCD एंड ये 1 2 3 ये सब क्या है, ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी, बिकॉज ये समझाना तो आप कभी, बिकॉज जब आप एक्सेल की बात करते हो ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सेल, तो आपका एक चीज साफ साफ रहती है कि मुझे फॉर्मूला सीखने हैं। एक्सेल में अगर कोई पर्सन सीख रहा है तो फीचर्स तो चलो डायरेक्टली हम एक एक अप्लाई करके भी एक बार के लिए सीखे जाते हैं। फॉर्मूलाज एक ऐसी चीज है जिसमें हमें थोड़ी सी गाइडेंस की भी जरूरत होती है, हमें देखने की जरूरत होती है कि कैसे क्या चीज होगी, और वो चीज तब आपकी स्ट्रांग हो सकती है जब आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो इसीलिए जब आपकी रॉज एंड कॉलम्स, जैसे ये ABCD एंड ये 1 2 3 वाली चीजें है ना, ये मैं आपको बहुत स्ट्रांग करा के दूंगी। ओके, तो चलिए अब हम उसके आगे देखते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ नीचे आता है, देखो यहाँ नीचे की तरफ आपको दिख रहा है शीट 1, शीट, ये आपकी शीट होती है। ठीक है, आपको और शीट क्रिएट करनी है तो ये प्लस प्लस के निशान से, प्लस प्लस का जो सिंबल है, आप इससे और भी शीट्स क्रिएट कर सकते हो और में अलग अलग काम कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपके पास जो आता है वो यहाँ आता है, ये 3 व्यूज। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये तो चलो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। यहाँ पे नीचे देखो ये प्लस प्लस रहा, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये देखो ये प्लस प्लस रहा, तो प्लस प्लस, देखो शीट 2 आ गया, शीट 3 आ गया, शीट 4 आ गया। मेरे को जितना काम करना है मैं उतना काम कर सकती हूँ अलग अलग शीट पे जाकर, तो इससे हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप व्यूज, मैंने आपको कहा था ना, ये आपका नॉर्मल व्यू होता है, नॉर्मल व्यू।
कि जैसे आपको अभी शीट दिख रही है, आप शीट 2 कैसे देख पा रहे हो, नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, ओके फाइन। लेकिन कुछ अलग तरीके से देखना है, मान लीजिए आप देखना चाहते हो कि अगर मैं इस शीट को प्रिंट करता हूँ, मान लो आप कोई डेटा कर रहे हो तो बाद में हो सकता है ना कि आपको वो प्रिंट करना पड़े, कोई रिपोर्ट निकालनी पड़े, तो आप देखना चाहते हो कि अरे मैंने डेटा तो बना दिया बट मैं जानना चाहता हूँ क्या ये एक पेज में आएगा, तो पहले ही अगर आपको देखना है तो आप ये दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। या तो देखो यहाँ पे अब ये मुझे दिखा रहा है, अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी ना, थोड़ा जूम आउट करती हूँ, अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी ना तो देखो इस तरीके से मेरा डेटा कट रहा है, तो अब मुझे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। अब एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं वो तो जब ऑप्शंस आएंगे तब हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यहाँ से व्यू के बारे में समझो कि ये हमें क्या व्यू दिखा रहा है कि अगर मैं इसे पेज को, इस पूरी शीट को प्रिंटिंग के लिए लगा दूं, प्रिंट करने चली जाऊं, तो मेरा डेटा ऐसे कट कट के 3 पेजेस में आएगा, ठीक है। और या फिर मैं पहले ही देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितने कट्स लगे हैं, जस्ट बिकॉज पिक्चर है ये, इस वजह से उतना अच्छे से, वरना बीच में देखो ये पीछे लाइन है, उस तरीके से दिख रहा है। जैसे शीट 2 पे करके देख लीजिए आप यही वाला काम। अभी के लिए हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये हमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेट मी जस्ट, ओके तो देखिए इस तरीके से, देखो इसने एक शीट पे इसको करके दिखाया है, ओके। हम नॉर्मल व्यू में काम करते हैं, हमने नॉर्मल व्यू ले लिया है, तो ये आपके इस तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाले, ये जो आपको लेफ्ट राइट ले जाना है। मान लो आपका जो ये एक्सेल में बहुत सारी रोज हैं, बहुत, आप बहुत लेफ्ट राइट भी जा सकते हो, अप एंड डाउन भी जा सकते हो, ये अप एंड डाउन के लिए है। तो आप जाओगे कैसे, अब एक बात बताओ, मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ साइड में से ही तो इसको ऐसे ऊपर करके ड्रैग कर रही हूँ, नीचे देखना है तो नीचे ऐसे ही तो ड्रैग कर रही हूँ, अगर मुझे साइड में देखना है तो मैं ऐसे ही तो ड्रैग कर रही हूँ, लेफ्ट में देखना है तो ऐसे ही ड्रैग कर रही हूँ। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, इन्हें बोलेंगे स्क्रोल बार्स, क्योंकि ये आपको हेल्प कर रहे हैं स्क्रोल करने में, आपकी शीट को स्क्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। तो दीज आर योर स्क्रोल बार्स। कौन कौन से स्क्रोल बार्स हैं, ये भी आपका स्क्रोल बार है और ये भी आपका स्क्रोल बार है, ठीक है। आपको समझा, कहीं पे भी अभी तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे और लेवल का पढ़ाती हूँ, मतलब आगे आपको रोज एंड कॉलम्स के बारे में समझाती हूँ। अभी तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि यहीं वो क्लियर हो जाए, ताकि आगे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आए। तो अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप रेज कर लीजिए हैंड। हाँ जी बताइए मिस्टर चौरसिया, आप लिख भी सकते हैं और हाँ जी बताइए। डाउट नहीं है क्या कह रहे हैं सर आप? मैम, डाउट नहीं मैम, डाउट नहीं है, ओके ओके सर। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सेल में, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं रॉज एंड कॉलम्स क्या होती हैं, जो कि आपने हमेशा से देखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। देखिए मान लीजिए, अब देखिए ये शीट 1 है, शीट 2, एक चीज मैं आपको और समझा देती हूँ। देखिए ये शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3, ऐसे करके बहुत सारी शीट बना सकते हैं हम। अब बहुत सारा काम करना है और लास्ट में ये याद रखना तो बड़ा मुश्किल है कि मैंने रोज एंड कॉलम्स पढ़ाई हैं, तो वो शीट 1 में पढ़ाई हैं या शीट 3 में पढ़ाई हैं। मैम आज की क्लास डे 1 है, यस आज की क्लास डे 1 है, आज की क्लास डे 1 है। तो किसी को भी ये डाउट था तो मैं बता देती हूँ कि बिल्कुल इनिशियल से ही हम शुरू करके चल रहे हैं, आज से वो रेगुलर शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो अभी क्या है, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा कि मैंने तो किस शीट पे क्या काम कर रखा है, तो हम चाहें तो अपनी शीट को कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। जैसे शीट 1 पे मैंने बेसिक कराया, आपको इंटरफेस कराया ना, तो मैं राइट क्लिक करूंगी, अपने माउस से राइट क्लिक करो, उसके बाद आप रीनेम पे जाओ, रीनेम पे जाओगे तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने इंटरफेस नाम दिया इसको, तो देखिए ये हो गया, एंड उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दो तो ये नाम फिक्स हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे मैं शीट 2 में आपको रॉज एंड कॉलम्स का बताने वाली हूँ, तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, रीनेम किया रॉ कॉलम, मैंने ऐसे लिख लिया एंड मैंने एंटर कर दिया, तो ये यहाँ पे हो गया। अब मुझे ना ये समझ आएगा, अच्छा इसमें ये, अब जब मैं लास्ट में इस फाइल को आपको दूंगी तो आपको भी समझ आएगा, अच्छा मैम ने इंटरफेस यहाँ पे पढ़ाया था और उसके बाद रॉ कॉलम यहाँ पे पढ़ाए थे। अब आपको भी ये देखने में आसानी होगी, ठीक है। तो जब भी हम एक्सेल में कोई काम करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो देखिए या तो हम खुद के लिए कर रहे हैं या फिर हम वो काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम किसी दूसरे को प्रेजेंट कर सकें। दोनों ही सिनेरियो में आपको काम ऐसा करना है कि वो इजीली समझ आए,
उसमें किसी को हासिल ना करनी पड़े। चलिए अब हम करेंगे कि ए और बी क्या लिखा हुआ है। आप सोच के देखिए, ये आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, है ना, छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बने हुए। तो ये बॉक्सेस कैसे बने हुए हैं, एक लाइन तो ऐसे जा रही है, एक लाइन फिर से ऐसे जा रही है, फिर एक लाइन ऐसे जा रही है और फिर एक लाइन वैसे जा रही है, फिर जाके ये बीच में बॉक्स बन के आता है ना। तो एक ये जो दो लाइन जा रही हैं, अगर मैं इन्हें 1 2 का नाम दे दूं, ये जो ऐसे वर्टिकल लाइंस आ रही हैं मैं इन्हें ए और बी का नाम दे दूं, तो बेसिकली जो अल्फाबेट्स हैं और एक तरफ नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखो, यहाँ पे भी तो जो ऊपर की तरफ जो ऐसे ऐसे जो सीधा सीधा लाइन आ रही है, देखो सीधी सीधी लाइन जो आ रही है, उसको ही तो हमने ए और बी और सी और डी कुछ भी नाम दे सकते हैं। और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, देखो इनके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स लिखे हुए हैं, और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको हम बोलते हैं सेल। जो ये बॉक्स बनता है ना, जितने भी बॉक्सेस बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेल। सेल जो होता है ना, जो भी हम डेटा एंटर करते हैं वो सेल के अंदर करते हैं, हम जो भी काम करते हैं वो सेल्स के अंदर करते हैं। लेकिन एक बात अब आपको ये समझ आई कि एक सेल को बनने के लिए अल्फाबेट्स की भी जरूरत होती है, क्योंकि उसको ए और बी की भी जरूरत होगी, और एक सेल को बनने के लिए 1 और 2 को भी जरूरत होगी। तो बेसिकली जो हमारा सेल होता है वो हमारे अल्फाबेट्स प्लस नंबर से मिलके बनता है, और अल्फाबेट्स को हम लोग कॉलम बोलते हैं और नंबर्स को हम रो बोलते हैं। समझ आया? देखो दोबारा एक बार के लिए बता देती हूँ कि हमारा ये बॉक्स कैसे बनता है। दो तरीके की लाइन से मिलके बनता है, दो वर्टिकल लाइन से मिलके और दो हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलके। अब इन दोनों से मिलकर एक बॉक्स बनाए, ये बीच वाला, इसको हम बोलते हैं सेल। अब सेल के लिए अगर पूछा जाए, दो लाइन तो इसने ए और बी वाली यूज करी और दो लाइन इसने 1 और 2 वाली यूज करी, तो बेसिकली एक सेल कैसे बन रहा है, सेल कैसे बन रहा है, अल्फाबेट्स प्लस में नंबर, ठीक है। तो अब अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं, कॉलम, और नंबर को क्या बोलते हैं, रो। तो मतलब कॉलम प्लस में रो मिला के हमारा एक सेल बनता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अब मैंने आपको कहा कि ए, देखो ये वाली लाइन ए और 1 इंटरसेक्ट किया, फिर ये दोनों ने किया, फिर ऐसे करके आपके 4 पॉइंट्स बने। अभी मान लो आप किसी सेल में जाते हो, तो देखो यहाँ पे एक्टिव, देखो ऊपर देखो ए बी सी कलर ब्लैक ही है, लेकिन डी का सिलेक्शन हुआ है, ओके फाइन, डी लिख लेते हैं। इधर देखो सबके कलर सेम है और 21 का सिलेक्शन हुआ है, 21। तो इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, इस सेल का नाम हो जाएगा D21। क्या हो जाएगा इस सेल का नाम, D21। इस सेल के बारे में पूछा जाए तो कहेंगे हम ये सेल D21 है। किसी और सेल में जाके देखते हैं, मैं ब्लू कलर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए। देखें, आप इस सेल में चले गए, अब आप कौन सा एक्टिव सेल है, मतलब F27, देखो यहां से 27 एक्टिव है। तो अब एक बात बताओ, मैंने लिखा F27 है ये, तो इसमें से F क्या हुई आपका, अल्फाबेट। अल्फाबेट आपका क्या होता है, कॉलम। F क्या है, कॉलम। 27 क्या है, रो। तो ये F27 है। एक और सेल देख लेते हैं, ये सेल देखा तो ऊपर देखो क्या एक्टिव है, T, ओके। एंड इधर क्या एक्टिव है, देखो 18। तो ये क्या हुआ, T कॉलम के 18th रो है ये। क्या है, ये सेल का नाम क्या हो गया, T18। और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलूं आपको, तो ये क्या है, T तो आपका कॉलम है और रो आपकी 18 है। एक और सेल लेते हैं, एक और मैं समझाती हूँ, उसके बाद आप बताएंगे मुझे। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ये B एक्टिव है तो ये B हो गया, एक यहाँ से एक्टिव 14 है तो B 14 हो गया। तो इसमें B हमारा कॉलम है, 14 हमारी रो है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये कौन सा सेल है, जल्दी से बताओ मुझे, अनम्यूट करके बताएं सब। गाइस प्लीज बताइए। देखिए मैं आपको वापस से ये दिखाती हूँ, ये कौन सा सेल है, देखो आप कौन सा सेल है ये, E35। E35, दैट्स करेक्ट। और अब आप मुझे ये बताओ, इसमें से E क्या है,
कॉलम। कॉलम है। और 35 क्या है? Row. रो है। दैट्स करेक्ट। चलो एक और बता दो मुझे अभी। U34 हाँ, U34 एंड U क्या है? कॉलम। एंड 34 क्या है? रो। दैट्स करेक्ट। ये अभी Q31 Q31। हाँ जी, अब आपको समझ आ रहा है Q इज योर कॉलम एंड 31 इज योर रो। अब मैंने बोला ये सेल है, अब आपको सेल समझ आ गए, आप इस सेल में आए। अब मैं आपको इंटरफेस में ही वापस लेके जाती हूँ एंड इंटरफेस में ही आपको एक चीज और दिखाती हूँ। यहाँ पे दो बॉक्सेस रह गए थे आपके, एक ये वाला, मैं इसको इरेज करती हूँ, ये यहाँ पे, फार्मूला। ठीक है, ये दो बॉक्सेस रह गए थे। तो दैट इज योर नेम बॉक्स जो कि आपको सेल के बारे में बताता है, और दैट इज योर फॉर्मूला बार। अब ये काम कैसे करते हैं ये देखो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे, ये नेम बॉक्स है और ये फॉर्मूला बार है। अब ये काम कैसे करते हैं वो देखो, रो कॉलम में देखो। देखो आप किसी सेल पे पहुंचे तो ये आपको पता है कि C33 है, राइट? तो यही चीज देखो इस नेम बॉक्स में दिखाई देती है। नेम बॉक्स बेसिकली आपको सेल की लोकेशन बताता है कि आप कौन से सेल में हो। आपको कभी देखना है कि आप कौन से सेल में हो, आप किसी भी सेल में जाओ एंड देखो ये यहाँ पे दिखाएगा। जो अभी आपने सीखा ना E36 है, वही चीज देखो आप यहाँ कंफर्म कर सकते हो कि आपने सही सीखा या नहीं, आप सही बोल रहे हो या नहीं। देखो ये E36 है, आप यहाँ पे आ जाओ, A36 है ये, तो A36 नजर आ रहा है, ठीक है। ये तो था नेम बॉक्स। अब फॉर्मूला बार की बात करते हैं। फॉर्मूला बार पता है क्या होता है? जब भी आप सेल में कुछ लिखते हो ना, वो आपके फॉर्मूला बार में दिखता है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे भी कुछ लिखना चाहती हूँ, किसी भी सेल में कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं उस सेल पे गई, इधर तो मैं माउस से डायरेक्टली जा सकती हूँ, या फिर आप कीबोर्ड से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये वाले कीज यूज कर सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, ठीक है। पहली चीज तो ये कि आप जाओगे कैसे, इस तरीके से। पहली चीज माउस से जा सकते हो और कीबोर्ड से। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ लिखना हो तो कैसे लिखोगे? अभी आप उस सेल में पहुंच गए और डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो। देखो मैं लिख देती हूँ, तानु सिंगल लिखती हूँ, तानु सिंगल। तो जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सेल में, वहां ऊपर फॉर्मूला बार में भी नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको? मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती जाती हूँ, तानु सिंगल, या जो मैं इरेज कर रही हूँ वो भी इरेज हो रहा है। यहाँ नीचे आके मैंने कुछ लिखा, MS एक्सेल लाइव, देखो ऊपर लिखा जा रहा है, ऊपर साथ साथ में देखते जाओ आप, ऊपर लिखा जा रहा है। तो जो भी आप लिखते हो वो आपके ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी नजर आता है। तो इन फ्यूचर जब आप फॉर्मूलाज लगाओगे तो आपको यहाँ फॉर्मूला बार में दिखेंगे। अच्छा, अब मान लीजिए आप इस सेल पे गए और अब आप देख रहे हो कि अरे मैंने तो एक्सेल का ई बड़ा करना था, अब मैंने तो छोटा कर दिया, ये तो गलत कर दिया। तो दो तरीके होते हैं आपको वापस से लिखने के। अगर आप देखो डायरेक्टली सेल में जाके लिखना शुरू करोगे तो देखो ये आ गया, ये तो गलत है, दोबारा आ जाएगा, ऐसे तो नहीं कर सकते। या तो आप इस सेल में जाके 2 बार क्लिक करो तो आपका कर्सर इस सेल के अंदर आ जाएगा, देखो जहां पे भी आपने क्लिक किया, और फिर आप ई के आगे जाके, सॉरी देखिए, या तो आप जाके इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर पहुंच सकते हैं। देखो डबल क्लिक किया तो इसके अंदर पहुंच सकते हैं, और यहाँ से आप इसे कैप्स का ई बना सकते हो। एक तरीका तो ये एंटर कर दो, देखो ये कैप्स का ई हो गया। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये भी थोड़ा सा वो लगता है कि मैं डबल क्लिक करूं फिर जाके ये करूं। इससे बेटर है आप इस सेल पे जाओ और यहाँ फॉर्मूला बार में डायरेक्टली ई के आगे आ जाओ ना। अगर आप सेल से जाते हो तो देखो आपने डबल क्लिक किया तो हो सकता है आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे किया तब जाके यहाँ पे आओगे, थोड़ी सी हसल हो जाती है। आप यहाँ जाओ, देखो फॉर्मूला बार में ही आप यहाँ से इसे ठीक कर लो, देखो अब यहाँ जो ठीक करोगे वहां नीचे भी ठीक होगा। तो इस तरीके से आप चाहे, अब मुझे MS को भी अगर कैप्स में करना है तो मैं चाहूँ तो MS को डायरेक्टली मैंने कैप्स में कर लिया और ये हो गया। यहाँ पे करना था तो मैं ऐसे डबल क्लिक करके जा सकती हूँ। शॉर्टकट की भी बता देती हूँ, F2 से भी जा सकते हैं। अब शिफ्ट के साथ वो प्रेस किया ना, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखें, अगर आपको कोई शॉर्टकट की जाननी है तो आप ये इसमें F2 भी लगा सकते हैं। F2 से मान लो आप किसी सेल में गए और आपने F2 प्रेस कर दिया तो आप इस सेल के एंड वाले, देखो बिल्कुल एंड में आपका कर्सर आ गया। अब चाहे तो आपको ई के आगे आना पड़ेगा और उसके बाद उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ आई?
मैम एक्सेल की स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? कब से नहीं दिखाई दे रही है आपको? हाँ, अभी 2 मिनट दिख हो तो गया है, रही बस है। आपकी पिक्चर दिखाई दे रही है। ओके, एक काम करती हूँ, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। मे बी वो कॉल की वजह से दिक्कत हो गया है। अभी दिख रही है आपको? नहीं मैम, बस आपकी पिक्चर दिख रही है इस पे तो। शो हो रही है मैम। शो हो रही है तो मे बी आपके में थोड़ा सा हाँ, इशू अब होगा। हाँ जी। अब हो रहा है मैम, अब हो रहा है। हाँ, वो अब हो रहा नेटवर्क इशू हो गया होगा, कोई बात नहीं। देखो, तो इस तरीके से आप इस सेल में जाएंगे और F2 प्रेस करेंगे तो आप इसमें आ सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं, F2 प्रेस करें तो इस कर्सर के एंड में आ जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, मेरी मानोगे तो आप इस सेल में जाओ और यहाँ फॉर्मूला बार से कोई चेंजेस कर सकते हो तो कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ। हाँ जी, अब मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो MS एक्सेल लाइव कोर्स लिखा हुआ है या तनु सिंगल भी लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा तो, देखो आप इसमें गए B39 में है, ओके फाइन, B39 में है, लेकिन ये दिख तो C के नीचे भी रहा है, तो क्या ये C में भी लिखा हुआ है? अब C में जाके देखो, C39 में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। देखो आपका फॉर्मूला बार खाली है, आपको दिख रहा है वो C तक, लेकिन क्या आपका फॉर्मूला बार में कुछ नजर आ रहा है? इसका मतलब C में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है B में लिखा हुआ है और वो आगे तक एक्सटेंड हो रहा है, वहां तक सिर्फ दिख रहा है। इसका मतलब आप सर, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट म्यूट मिस्टर कदम, आप म्यूट कर लीजिए। जी, देखिए, तो आपको तो वो सी के वहां पे भी दिख रहा है, तो अभी आप क्या कर सकते हो ना, आप बी और सी के बीच में जाओ। जस्ट बिकॉज आपको आपके सेल की विड्थ बढ़ानी है, आप चाहते हो अपने सेल का विड्थ बढ़ जाए, सो दैट ये पूरा का पूरा जो तनु सिंगल दिख रहा है वो बी वाले सेल के नीचे ही दिखे, सी के नीचे ना दिखे। तो आप क्या करोगे, बी और सी के बीच में जाओगे। अभी देखो आपका कर्सर कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, दिख रहा है आपको? प्लस का आ रहा है आपका कर्सर, ये देखो। अभी इसके ऊपर जाओगे तो ब्लैक एरो बन रहा है, और अभी जैसे बी और सी के बीच की लाइन पे जाओगे तो ये प्लस बन जा रहा है। इसका मतलब अब आप इसे होल्ड कर सकते हो। आप क्लिक करो, क्लिक करते ही और इसको ड्रैग कर दो। देखो ड्रैग किया आपने, थोड़ा जहां जितना भी आप विड्थ उसको बढ़ाना चाहते हो, आप उसने आपने उसकी विड्थ को बढ़ा दिया, जितना बढ़ाना चाहते हो। देखो मैंने इतना बढ़ा दिया तो इतना बढ़ गया। ये मैं कम बढ़ाना चाहती थी, वापस इसके बीच में जाओ, ये प्लस आएगा, इसको होल्ड करो और देखो वापस आ जाओ, देखो ये ऐसे आ जाओ। अब ये तनु सिंगल तो सही आ रहा है, अब MS लाइव कोर्स सही नहीं आ रहा, तो क्या मैं अभी जाके क्या दोबारा, अब हो सकता है ना, देखो आप तो इतना बढ़ा दो, लेकिन आपको अगर जानना है कि एक्यूरेसी क्या है, मतलब अपने आप ही ये इतना बढ़ जाए कि आपका जो सेल में लिखा हुआ कंटेंट है वो सेल में आ जाए, आपको मेहनत ना करनी पड़े, या फिर आपको ऐसा ना करना पड़े कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया। तो एक काम आप और कर सकते हो, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम एक्सेल स्क्रीन शो नहीं हो रही है, बाकी सबको हो रही है क्या? यस मैम, हो रही है। हो रही है। टेस्ट में हो रही है। नेटवर्क इशू होगा इसीलिए नहीं हो रही है चेक उसमें। योर नेटवर्क, रुको मैं लिख देती हूँ। मैम नेटवर्क तो प्रॉपर है। फिर सर देखिए, मैं पता नहीं, अपने फोन में पहले तो देखो आ रहा था लेकिन स्क्रीन अब नहीं। ऑफ नहीं। बट सर बाकी सभी लोगों को तो शो हो रहा है। आप प्लीज रीजॉइन कर लीजिए, आप प्लीज रीजॉइन कर लीजिए। मैम ये कर लिया मैंने अभी अभी, ओके उसके बाद में ही। ओके, तो आप काम कीजिएगा कि आप अभी के लिए तो देखिए, मैं क्या उसका सोल्यूशन बताऊं आपको, आप एक बार और रीजॉइन कर लीजिए, फिर भी नहीं होता है तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। अभी सुन लीजिए मेरी बात। अच्छा हाँ जी, ठीक है, ठीक है। देखिए, तो अभी आप क्या करेंगे ना, अभी आप या तो ज्यादा स्ट्रेच कर दे रहे हो या कम स्ट्रेच कर दे रहे हो, तो ऐसे में आपको दिक्कत रहेगी। तो आप क्या कर सकते हो, बी और सी के बीच में जाओ, प्लस बनने के बाद डबल क्लिक कर दो,
तो ये ऑटोमेटिकली जितना भी डेटा है आपके में, अभी नीचे कुछ भी मान लीजिए उससे भी बड़ा लिखा हुआ है, अकाउंट्स, एक्सपर्ट, यूट्यूब चैनल, मान लो मैंने इतना बड़ा लिख दिया है और यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया कि तनु सिंगल जितना आ जाए उतना, तो अभी क्या आप एक एक को जाके एडजस्ट करोगे क्या? नहीं, आप बी और सी के बीच में जाओ, ये प्लस आया, डबल क्लिक करो तो इसने ऑटोमेटिकली ऐसे इसके जो भी सबसे ज्यादा बड़ा टेक्स्ट होगा वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा, क्योंकि आपने पूरी लाइन के लिए उसको बोल दिया है कि पूरी लाइन के लिए एडजस्ट कर दो, कि पूरी लाइन में जितना भी डेटा लिखा है ना वो पूरा मेरा सही से आ जाए, एडजस्ट सही से हो जाए। अगर मान लीजिए यही काम मैं यहाँ लेंथ में करना चाहती हूँ तो 39 और 40 के बीच में जाऊंगी, ये प्लस का साइन आया, उसको ड्रैग कर लूंगी, इसको ड्रैग कर लूंगी, इसको ड्रैग कर लूंगी, तो देखिए आप इस तरीके से इन्हें भी ड्रैग कर सकती हैं। ठीक है, आपको नहीं करना है कंट्रोल जेड कर लीजिए, विच इज अंडू, कि अरे नहीं मुझे तो पहले जैसा चाहिए, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड, क्या किया, कंट्रोल जेड जो होता है वो अंडू के लिए होता है, एंड मुझे रीडू करना है, मतलब जो जैसा था वैसा वापस चाहिए, तो हम लोग कंट्रोल वाई यूज करते हैं। कंट्रोल जेड का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई काम हमने किया, मान लो मैंने यहाँ पे तनु लिखा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये तनु नहीं चाहिए था, ये काम मुझे इरेज करना है, मुझे वापस से इसको मिटा देना है, मुझे वापस से जाना है, तो कंट्रोल जेड किया तो ये वापस चला गया, और फिर मैं सोचती हूँ अरे ये तो गलती से चला गया, ये तो नहीं भेजना था, मुझे मेरा काम वापस चाहिए, तो कंट्रोल वाई करने का, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर अंडू एंड रीडू। अंडू और रीडू के देखो ये भी ऑप्शन होते हैं, अंडू किया चला गया, रीडू किया आ गया, अंडू किया चला गया, रीडू किया आ गया। ये तभी क्विक एक्सेस टूल बार में भी होता है, बार बार यूज ना करना पड़े, बस आपको याद रही ये चीज, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया। अभी तक कोई डाउट लगता है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो डाउट मैम। अभी तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम एक बहुत ही बेसिक येट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है वर्कबुक एंड वर्कशीट, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वर्कबुक क्या होता है और वर्कशीट क्या होता है। पहले मैं इसे रीनेम कर लेती हूँ, वर्कबुक वर्सेस शीट। ठीक है, अभी मैंने आपको नीचे दिखाई थी शीट 4 शीट 5, तो ये तो शीट्स होती हैं। अब वर्कबुक क्या होता है, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो अब ये जल्दी से देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। बहुत ही रिलेटेबल वाला एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम लोग। देखिए आप स्कूल जाते थे राइट, ये मैं राजू ले लेती हूँ, राजू स्कूल जाता है, ठीक है, तो राजू के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स पढ़ता है राजू। अभी 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है और एक जीके है। ठीक है, ये पांचों सब्जेक्ट वो पढ़ता है। तो अभी मुझे ये बताओ, जब राजू को अपना जितना भी ये सारा काम है वो लिखना होगा, मतलब अपना होमवर्क करना होगा, अपने जितने भी नोट्स बनाने होंगे, वो सारे के लिए क्या राजू एक बड़ी सी जाइंट नोटबुक बना ले कि अरे मेरे तो 5 सब्जेक्ट है तो मैं तो इसी में सारा कुछ लिख लेता हूँ? क्या वो जाइंट सी एक नोटबुक बना के उसी में सब कुछ लिख लेगा? द आंसर इज नो, वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो करेगा सबके लिए 5 नोटबुक बनाएगा, मतलब एक एक करके 5 नोटबुक बना लेगा। मतलब एक हिंदी की होगी, एक मैथ्स की हो गई, एक इंग्लिश की हो गई, एक साइंस की हो गई और जीके की हो गई। ओके फाइन, दैट्स करेक्ट। अब उसको वो काम समझने में भी आसान हो जाएगा कि हिंदी का ये है, मैथ्स का ये है, इंग्लिश का ये है, साइंस का ये है, और सामने वाले को समझाने के लिए भी आसान हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही जैसे हम अपना हर एक अलग अलग काम अलग अलग नोटबुक में करते हैं, अलग अलग नोटबुक में, ठीक वैसे ही हमारे पास वर्कबुक होती है। यहाँ पे हम एक्सेल में उसको वर्कबुक बोलते हैं। हम हर काम के लिए अलग फाइल बनाते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे ये काम अलग से करना था, मैंने कोई पुरानी शीट, पुराना वर्कबुक, पुरानी फाइल उठा के नहीं करना था। आज मैं आपको नए तरीके से पढ़ाना शुरू कर दी, तो मैंने बुक 1 ये नई फाइल ली है, नया सब कुछ किया। ठीक है, अब मैंने ये काम किया, मैंने सेव किया और फिर मैंने आपको भेज दिया। कल जब मैं अपनी नई क्लास शुरू करूंगी तो मैं कल नया एक फाइल लेकर शुरू कर लूंगी, तो उसको बोलते हैं वर्कबुक। अच्छा,
सर म्यूट कर लीजिए भाई। देखिए, अब ये तो थी आपकी वर्कबुक। अब मान लीजिए आपका जो हिंदी है, हिंदी में भी आपके पास चैप्टर्स हैं 10, मैथ्स में भी 10 एक्सरसाइजेज हैं और सभी में ऐसे ऐसे हैं। ओके, तो क्या आप हर एक चैप्टर मतलब जो 10 के 10 चैप्टर है एक ही पेज में लिख देते हैं क्या? एक पेज में वैसे तो पॉसिबल भी नहीं है, और अगर पॉसिबल होता तो भी हम एक पेज में नहीं लिखते हैं, क्योंकि फिर हमें समझ नहीं आएगा। हम अलग अलग में लिखेंगे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 ऐसे करके हम 10 तक लिख लेंगे, सो दैट जब भी हमें चैप्टर 2 करना होगा तो हम 2 पे जाएं और हम कर सकें। तो ठीक वैसे ही जो हमारे पेजेस होते हैं, वैसे ही हमारी वर्कबुक के अंदर हमारी शीट्स होती हैं। शीट्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, जब मुझे इंटरफेस पढ़ाना था तो मैंने शीट इंटरफेस लिया, उसके बाद जब मुझे रॉ कॉलम पढ़ाना था तो मैंने रॉ कॉलम लिया। अब मैं जब आपको वर्कबुक वैसे शीट पढ़ा रही हूँ तो मैंने ये लिया। अब सोचिए, देखो मैं एक ही शीट में आपको करके दे देती, आप स्क्रॉल तो करते रहते, देखते रहते, बट क्या उतनी बेटर क्लैरिटी आती? अब तो आपके पास ये शीट आएगी और आप 1 मिनट में खोल के देखेंगे, अच्छा रो कॉलम में मैम ने ये समझाया था, ये वाले एग्जाम्पल कराए थे, देखते ही समझ आ जाएगा। अच्छा इंटरफेस ये है तो ये इंटरफेस का आ गया। अच्छा वर्कबुक वैसे शीट में मैम ने ये वाला एग्जाम्पल दिया था, राजू है 5 सब्जेक्ट है, अच्छा अच्छा अब मुझे समझ आ जाएगा। तो ये हमारी शीट होती है। शीट बिहेव्स लाइक पेजेस, कि हमने खुद के लिए खुद से पेजेस क्रिएट कर रखे हैं। बस ये बात होती है, हमारी नोटबुक में पेजेस ऑलरेडी होते हैं, यहाँ हम मैनुअली क्रिएट करते हैं। ऐसे प्लस प्लस करके आप कितने भी क्रिएट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको डिलीट करना है तो इन्हें राइट क्लिक कीजिए, अरे बहुत ज्यादा क्रिएट हो रखे हैं, ये लो जी डिलीट हो गए, बहुत ज्यादा हो रखे हैं, ये लो जी डिलीट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी वर्कबुक होती है और ये शीट होती है। तो जब भी आपको कोई बोले कि मुझे तो शीट भेज देना, तो वो पर्टिकुलर शीट मांग रहा है। अगर कहेगा कि अपना इस वर्कबुक, मैंने ये वर्कबुक बना रखी है, तो वो पूरा प्रॉपर फाइल की बात कर रहा है। अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम एक टॉपिक और ले लेते हैं। बताइए, कोई डाउट है अभी तक आपको? नो मैम। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जी। अब हम बात करेंगे पर्पस। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं ना, और अगर हमें ये नहीं पता कि उस काम को करने का पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, तो वो काम करने के बाद ना, मे भी हो सकता है इनिशियली आप उसे शुरू कर लें, लेकिन बाद में जाके ना आप खुद पे क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाते हो कि अरे मैं क्यों कर रहा हूँ, जरूरत क्या है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है क्या, इसकी नीड ही क्या है। तो ऐसा आंसर के लिए मैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन ना आए उसके लिए मैं ये आंसर कर रही हूँ। जो एक्सेल है ना, वो आपका क्या पर्पस सोल्व करता है? एक्सेल आपको करके देता है डेटा एंट्री, डेटा एंटर करके देता है, डेटा एंट्री करके देता है। एक तो आपके डेटा को अच्छे से रिकॉर्ड कर लेगा, ये क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। दूसरा, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, फॉर्मेटिंग करता है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सजाना। मैं यहाँ इंग्लिश में लिख रही हूँ, सजाना। दैट मीन्स कि अब आपने खाली डेटा लगा दिया। आपने कभी एक्सेल की शीट्स देखी होंगी या देखा होगा कि सिर्फ डेटा नहीं लिखा होता, वहां उनकी हेडिंग्स भी होती हैं, हेडिंग के अंदर सुंदर सुंदर कलर होते हैं, फिर उनके बॉर्डर्स लगे हुए होते हैं, नीचे टोटल दिया हुआ होता है, टोटल का अपना ये ग्रीन या रेड कलर होता है। तो उसको क्या कर रखा है? सिर्फ डेटा रिकॉर्ड कर रखा है क्या आपने? नहीं, उसको सजा भी रखा है। तो सजाने को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। अब ये दोनों काम करके आपने क्या क्रिएट कर ली? टेबल क्रिएट कर ली, मतलब एक तरीके से एक डेटा तैयार कर लिया। जी देखो मेरे पास ये डेटा है जिसमें मैंने डेटा रिकॉर्ड भी किया है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम डेली सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने डेली की सेल्स भी रिकॉर्ड कर ली है, और फिर उसमें ना मैंने थोड़ा सजा भी दिया है, उसके चारों तरफ बॉर्डर लगा दिया है, चारों तरफ यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया है, और साथ ही साथ में हेडिंग को कलर दे दिया है। हमारा बिजनेस का लोगो ना ऐसे ग्रीन कलर का था, तो मैंने तो ग्रीन कलर दे दिया, सर थोड़ा अच्छा अच्छा सा लगेगा। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपको कैसे सजाना है, बट सजाने को हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो आपने ये कर दिया, सर कहेंगे अरे बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आपने टेबल बना दी। अब उस टेबल से आप क्या करते हो? टेबल इज योर फर्स्ट स्टेप कि आपने डेटा तैयार कर लिया। टेबल से आप उसको एनालाइज करने के लिए रिपोर्ट बनाओगे। अभी देखो, राजू है, राजू है,
ठीक है, राजू का बिजनेस है जनरल स्टोर का, ठीक है। अभी इसके अंदर वो बहुत सारी चीजें रखता है, डेयरी प्रोडक्ट्स रखता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स रखता है, साथ ही साथ में डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स रखता है, वेजेस रखता है। अभी उसने क्या किया, ये डेली सेल्स का रिपोर्ट बनवाया, और फिर लास्ट में चेक किया डेयरी प्रोडक्ट्स का जो टोटल है ना, पहले उसने देखा मैं परचेज कितना करता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट में 10 लाख का परचेज करता हूँ, कॉस्मेटिक मैंने 20 लाख का परचेज किया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था इसको, डेली होम प्रोडक्ट्स मैंने 15 लाख के परचेज किए हुए हैं, और वेजेस में मैं 15 लाख के परचेज करता हूँ। तो टोटल मैं कितना परचेज करता हूँ, 30 + 20 एंड 60 लाख का तो मैं परचेज करता हूँ। ओके फाइन, जिसमें से मैं डेयरी प्रोडक्ट्स केवल 8 लाख ही बेच पाता हूँ, कॉस्मेटिक तो केवल मैं कितना बेच पाता हूँ, कितने का बेच पाता हूँ, ये 8 लाख है विद प्रॉफिट। ओके, ये यहाँ पे मैं 21 लाख का ही बेच पाता हूँ। और उसके बाद हमारा ये आया 20 लाख का, ये हमारा आया 19 लाख का, ऐसे करके उसका कोई टोटल आ गया। ओके फाइन, फिर उसको पता लग जाएगा कि उसका कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितना लॉस बन रहा है। फिर वो डिसीजन लेगा कि यार डेयरी प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है, मैं खरीदता ज्यादा हूँ, बेच इतने का पाता हूँ, और यार ये तो सही नहीं चल रहा। आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग उसको पता लगा कि ये तो सही नहीं चल रहा, इसके बजाय मैं कहीं और इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देता। अब देखो 20 का 21 बना रहा हूँ, 15 का 19 बना रहा हूँ, 15 का 20 बना रहा हूँ। अरे इन दोनों में इन्वेस्टमेंट कर दो ना, इन दोनों में इन्वेस्टमेंट कर दो, ताकि ये तो अच्छे बना रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। तो इस रिपोर्ट से आपको क्या पता लगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, की डिसीजन में हेल्प करता है, की डिसीजन में हेल्प करता है। तो बेसिकली आप टेबल बनाने के बाद उसे एनालाइज करते हो। अब आप बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये काम अमेज़न करा रहा है अपने लिए, अब अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी है, या मिंत्रा करा रही है, या कोई भी कंपनी बड़ी सारी वो ये काम करा रही है, तो भाई साहब डेटा कितना बड़ा होने वाला है, ह्यूज डेटा होने वाला है। तो ह्यूज डेटा, अगर मैं कहूँ ह्यूज डेटा के लिए आपने बना दी टेबल, बेसिकली रिपोर्ट एनालाइज करके, तो बहुत बढ़िया बात है, आंसर हमें इससे भी मिल जाएगा और हमें डिसीजन मेकिंग इससे भी हो जाएगी हमारी। लेकिन एक बात बताएं, क्या ये देखना आसान होगा? मतलब इतनी बड़ी रिपोर्ट, इतनी बड़ी टेबल, 2 घंटे 3 घंटे हमने बैठ के इसमें लगाने, 2-3 दिन लगा देने, इसमें हफ्ते भी लग सकते हैं, इतनी बड़ी रिपोर्ट होती है। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन। वो क्या है, जो आपने रिपोर्ट बनाई है ना, इसी को ही चार्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है, इसी को ही चार्ट में कन्वर्ट करना। अब चार्ट बना दो, अब आपने एक डेटा हिलाया, चार्ट से पता लग गया अच्छा ये ज्यादा ये कम है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्सेल इज नॉट जस्ट अबाउट डेटा एंट्री, एक्सेल इज मोर देन दैट। आप अगर बात करेंगे प्रोफेशंस की, अलग अलग प्रोफेशंस की, जैसे कि आपके बिजनेस एनालिस्ट, किसी भी टाइप का एनालिस्ट है, वो एनालिस्ट क्या करता है, आपके लिए डैशबोर्ड बनाता है। डैशबोर्ड का मतलब समझे आप, कि वो रिपोर्ट को विजुअलाइजेशन में ले आता है, चार्ट्स वार्ट्स में ले आता है, सो दैट आप उसको क्रिएट कर सकें। हम यहाँ ये सब कुछ क्रिएट करना सीखेंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। जब भी ये होगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हर एक फीचर आता जाएगा, हम लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे जहाँ पे आपको रिपोर्ट बनाना आए और आपको डैशबोर्ड क्रिएशन आए। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं खुद से ये चीज़ करना कि मुझे डैशबोर्ड आ जाए? मतलब कुछ लोगों को होता है कि मैं फॉर्मूला सीख लूँ, मैं बेसिक काम कर लूँ, इनफ है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आगे डैशबोर्ड्स के लिए बड़ा कीन रहते हैं कि हाँ मुझे क्रिएट करना है। एक आर्ट वर्क के जैसा फील देता है वो, जब आप डेटा के साथ खेलते हैं और जब आप उससे डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है? ओके, आप बनाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम मिलकर बहुत सारे डैशबोर्ड्स क्रिएट करेंगे जैसे जैसे हम सीखेंगे। मैम डैशबोर्ड और पावर बीआई डिफरेंट है कि एक ही है? समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? मैम डैशबोर्ड क्रिएट करना और पावर बीआई एक ही है कि डिफरेंट है? मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे आपने टैब्ल्यू भी सुना होगा, मैं थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। जैसे पहले क्या होता था ना, जैसे एक्सेल है, एक्सेल अपने आप में सारा काम करके देता है, आपको फॉर्मूलाज बना के देगा, डैशबोर्ड बना के देगा, लेकिन कुछ एडवांस फीचर्स है जो एक्सेल हमें केटर नहीं करता।
पावर बीआई स्पेशली डिजाइन ही इसीलिए किया गया कि आप डैशबोर्ड्स बना सको हाई एंड के। अब आप कहोगे फिर टैब्ल्यू, जितनी भी पुरानी कंपनीज है, अगर आप मान लो आप एनालिस्ट बन रहे हो और आप चाहते हो आप किसी बड़ी कंपनी में जाओ, पुरानी कंपनी में जाओ, तो पुरानी कंपनी आज तक टैब्ल्यू यूज कर रही है। टैब्ल्यू एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर काम किया जाता है और वो भी डैशबोर्ड क्रिएट करके देता है। इवन पावर बीआई उसी की तरह ही है। अगर किसी को पावर बीआई आता हो तो उसे टैब्ल्यू भी आ जाएगा, क्योंकि कीज और कमांड्स वगैरह सेम ही है लगभग। लेकिन जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं वो पावर बीआई यूज कर रहे हैं, बाकी लोग टैब्ल्यू यूज कर रहे हैं। पावर बीआई एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है डैशबोर्ड क्रिएट करने का। आपको बेसिक क्रिएट करने हैं, आप एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो। एक्सेल में भी काफी अच्छे क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है हाई एंड का कि मैम मुझे तो डैशबोर्ड्स में एकदम मास्टरी करनी है। मेरा गोल ही है, मेरा जो कोर फोकस है वो डैशबोर्ड बनाना है रेदर देन डेटा एंट्री वाली चीज। पावर बीआई पे अब जैसे बिजनेस एनालिस्ट है, एक होता है एमआईएस एनालिस्ट। एमआईएस क्या करेगा, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो रिपोर्ट बना के दे देगा, आपको हेल्प करेगा, आपके डेटा को उसने रिपोर्ट बना के दे दी, एक्सेल वाला काम कर दिया आपके लिए। अब वो आपके पास आएगा कि सर ये लो मैंने एक्सेल वाला काम कर दिया, रिपोर्ट बना दिया, अब इसके ऊपर डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड बनाने में एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या इससे निकालना है, क्या आउटपुट मैं ऐसा निकालूं जिससे कि मेरा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उससे वो एक अच्छा रिजल्ट ले ले, और उसने प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो सभी के लिए बेटर रहता है। उसे ऐसा डिसीजन देना है, उसको अपनी जॉब करनी है अच्छे से। तो एमआईएस आपका एक्सेल में काम करके देगा। जो एनालिस्ट होंगे उनका काम भी एक्सेल में भी होता है, एडवांस एक्सेल वो करते हैं, और साथ ही साथ में पावर बीआई का यूज करके वो उन्हीं रिपोर्ट से चार्ट्स बनाते हैं, डैशबोर्ड्स बनाते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताएं मिस्टर शर्मा। हाँ जी बताएं, मैं सुन रही हूँ। मैम बाय मिस्टेक हो गया। ओके ओके, नो इश्यूज। आपको और किसी को कोई डाउट है? मतलब ये वाली बात तो हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर ली है, पावर बीआई वाली। मैम नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल शेयर कर देंगे? क्या कह रहे हैं आप? नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल? मतलब नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हैं वो जानना चाहते जी। हैं आप? यस मैम। ओके, उसके लिए सॉरी सॉरी बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ, उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। कल मॉर्निंग में आपको स्केड्यूल लाइक प्रॉपरली लिखकर पूरा डिटेल में वो आपको मिल जाएगा। एंड हम लोग इसको एक तरीके से स्केड्यूल ही लेके चल लेते हैं कि मैं डेली ही आपको ये चीज़ पहले बता दूं मॉर्निंग में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर ऑब्वियसली हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हैं, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हर डेली मॉर्निंग में अपडेट कर दिया करूं कि आज शाम को हमारी ये क्लास होने वाली है। इज दैट ओके विद यू? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। तो हम लोग ये कर लिया करेंगे, कल सुबह से ये रूटीन शुरू कर देते हैं। और कोई इश्यू है, और कोई प्रॉब्लम है, या कुछ बात है, कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। मैम ये जो आप प्रैक्टिस सीट देंगे उसको ओपन कैसे करेंगे? नॉर्मल तो ओपन होगा नहीं प्रैक्टिस सीट को। नहीं सर, जो मैं आपको शीट दूंगी, आपको व्हाट्सएप पे दूंगी, तो जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके एक्सेल में खुल जाएगी वो। मैम फोन में ओपन हो सकता है? हाँ, फोन में भी ओपन हो सकता है, लेकिन काम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लैपटॉप या पीसी में करें। फोन में ओपन करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट का ही ऐप है, एक्सेल को आप इंस्टॉल कर सकते हो, फिर आप ऑन कर सकते हो। ओके मैम, मेरे पास लैपटॉप भी है तो मैं उसी में ट्राई करूंगा। हाँ, आप लैपटॉप में ट्राई कर सकते हो, लेकिन इन केस किसी के पास लैपटॉप नहीं है और वो देखना चाहता है शीट को, तो एक हैक ही बता देती हूँ कि आप गूगल पे जाकर कन्वर्टर यूज कर सकते हो कि आपको अपनी एक्सेल शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके देखने का एटलीस्ट आप उसे देख पाओगे कि अगर अभी के लिए आपके पास सिस्टम नहीं है तो काम करने के लिए तो आपको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। एनी अदर डाउट? हाँ जी मिस्टर कदम बताइए।
अभी कोई डाउट नहीं है। देखिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे सम अप करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा, इंटरफेस के बारे में पढ़ा, रो कॉलम के बारे में पढ़ा, वर्कबुक एंड शीट पढ़ा, पर्पस पढ़ा। कल से हम लोग प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे, जहाँ पे कल हम एक डेटा एंट्री बनाना सीखेंगे। मैं आपको फुल फ्लेश शेड्यूल बताऊंगी। स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कल हम डेटा को एंटर कैसे करते हैं। साथ ही साथ में डेटा को एंटर करते हैं तो जो सिलेक्शंस होती हैं माउस से भी कर सकते हो और कीबोर्ड शॉर्टकट कीज से भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगी। साथ ही साथ में उसमें फॉर्मेटिंग सिखाऊंगी कि बेसिक फॉर्मेटिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डेटा को एंटर करना ही नहीं होता, उसको सजाना भी होता है। हाँ जी बताइए। मैम ये पूछ रहा हूँ मैं, ये आप पर्टिकुलर फॉर्मूला का मैम वो पर्पस बताइएगा, ये यूज क्यों होता है और किस कारण से हम इसका अप्लाई करेंगे, फॉर्मूलाज का। फॉर्मूलाज का क्या सर? मैम पर्टिकुलर फॉर्मूलाज का पर्पस ऑफ यूज, किस लिए हम यूज करते हैं। हाँ 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 सर, देखिए पहले आपको डेटा एंटर करना सीखना होगा, फिर जैसे जैसे आप डेटा के बारे में अच्छे से समझना शुरू कर देंगे उसके बाद हम फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ेंगे। और पर्टिकुलर फॉर्मूला देखो, आपके पास मैं आपको दूंगी, ये सिचुएशन है, मैंने आपको मान लीजिए क्वांटिटी दे दिया और रेट दे दिया। अब आपको पता है कि आपको अमाउंट निकालना है, 10 किलो टमाटर हैं, 10 रुपए किलो के हैं, तो आपको पता है कि 10 इंटू 10 करके 100 रुपीज निकालने हैं मुझे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग जो डेटा लेके चलेंगे ना, उसमें आपको नीड भी दिखेगी, हम क्यों लगा रहे हैं वो भी दिखेगा, और साथ में फिर हम लगाना भी सीखेंगे। हाँ जी मिस्टर कदम बताइए बताइए बताइए। आप म्यूट हैं इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए खुद को फिर बोलिए। एंड रिकॉर्डिंग कभी मिलेगा मैडम? रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगा सर आपको, विद इन 24 to 36 आवर्स में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बिकॉज उसको पूरा रेंडर करना होता है, देन अपलोड करना होता है। तो टेक्निकल चीजों में हम बिल्कुल प्रिसाइज नहीं हो सकते, बट हाँ ये चीज है कि आपको मिलेगा और 24 आवर to 36 आवर्स में आपको वो मिल जाती है। आप जाके ऐप पर चेक कर सकते हैं। मैडम लिंक जरा जल्दी भेज दीजिए ना, थोड़ा 1 आवर बिफोर लिंक। सिर्फ 1 आवर बिफोर सर, वही वाली बात है ना, ठीक है मैं ये बात में समझ सकती हूँ आपकी बात, लेकिन जितना वो रहता है ना कि मैंने अभी भेजा और अभी आपके पास टाइम है तो अभी आपने ज्वाइन कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि लिंक आता है उसके बाद हमें होता है हाँ हम वेट करें एंड जब वो एग्जैक्ट मोमेंट आता है ना हम भूल जाते हैं, हम कहीं और हो जाते हैं। तो इसीलिए बस मेरा मोटिव यही रहता है कि मैंने जैसे लिंक भेजा, अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल हो तो उस टाइम पे आप आ जाएं, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है टाइमिंग तो कि 6:15 है, तो वैसे भी आप खुद को अवेलेबल रखते हो, लेकिन जो एक लिंक की एक होप होती है कि अभी लिंक आएगा, वो उसी टाइम आए तो हमें उसी टाइम क्लिक हो जाता है कि आप आ जाइए, आई एम देयर। ओके ओके एवरीवन, यस मैडम। हम इसे सम अप करें अब। यस मैडम। ओके थैंक यू, एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके ओके मैडम। ओके थैंक यू।